बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ कार्यक्रम में। मैं हूं अंटू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं सरकार के उन तमाम प्रयासों के बारे में जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम आपको जानकारी देते हैं उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर किसानों पर केंद्रित हैं। इसके अलावा जानकारी होती है तमाम उन ऐप्स, पोर्टल और इसके अलावा वेबसाइट्स के बारे में भी जिनसे हमारे किसान जुड़कर लाभ ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग के बारे में। कैसे प्राकृतिक खेती को हमारे किसान अपना सकते हैं, ये कैसे पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सरकार की तरफ से इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे हमारे किसान प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक यानी ऐसी खेती जिसमें रसायन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, इसलिए प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। दरअसल प्राकृतिक खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को मूल आधार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। प्राकृतिक खेती के कई सारे फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। आपको बता दें कि अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफी नहीं होती। जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये ऐसी तकनीक है जिसमें फसल में ही मकड़ी, मेंढक, मांसाहारी कीट और फंगस पैदा हो जाते हैं, जिनका काम हानिकारक कीटों को खाकर फसलों की हिफाजत करना है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से कुदरती संसाधनों पर आधारित है। इसमें ना रासायनिक खाद की जरूरत है और ना ही कीटनाशकों की। कुल मिलाकर
प्राकृतिक खेती करके किसान अच्छी सेहत और अच्छा मुनाफा दोनों ही कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं सवालों के जवाब। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया जी, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उपायुक्त हैं फसल विभाग में। सर स्वागत है आपका, सरकार आपके साथ में। हम प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं, रिपोर्ट में हमने बताया कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है, इसे कैसे समझें? जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि रसायनों का काफ़ी उपयोग होता रहा है, विशेष तौर पे जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ रसायनों का, चाहे उर्वरक हो चाहे पेस्टिसाइड हो, जिसके कि हमें दुष्परिणाम काफ़ी भोगने पड़ रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को भी काफ़ी इसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए रासायनिक खेती छोड़कर हम प्रकृति की तरफ हमें ज़रूर आना चाहिए। तो प्राकृतिक खेती अपनाकर हमें अपने आगे स्वास्थ्य का और आगे आने वाली पीढ़ी का जरूर ही ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमें उसको अपनाना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ दशक पहले हमने जो प्राकृतिक खेती को छोड़ दिया, जो एक हमारी परंपरा का कहे कि हमारी संस्कृति का हिस्सा थी, और हमने रसायनों की खेती अपनाई। अब हम महसूस कर रहे हैं कि उसके किस तरह के दुष्परिणाम हैं। तो सर, जो हम रसायनों वाली खेती की बात कर रहे हैं, उसके किस किस तरह के नुकसान हम झेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से चले प्राकृतिक खेती की ओर चलें? हम देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी बीमारियां, जैसे कि एक पंजाब से कैंसर ट्रेन का आपने सुना होगा, इस तरह की काफ़ी जो घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, तो जिसका कि स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर वापस जाना ही होगा। जी, प्राकृतिक खेती को सर जब हम अपनाने की बात करते हैं तो इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं जो हमारे? प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य घटक हैं, बीजामृत, जीवामृत, वपासा और आच्छादन। जीवामृत जो होता है या बीज उपचार के लिए काम में आता है, और जो बीजामृत है वो बीज उपचार के लिए काम में आता है। जीवामृत खाद की तरह काम में आता है। वपासा यानी इरिगेशन, जो कि हवा और पानी के कण को मिलाकर कम इरिगेशन उसमें लगता है। और आच्छादन यानी कि जो प्लास्टिक मतलब मल्च की तरह काम में आता है, प्राकृतिक मल्च होता है, वो आच्छादन के लिए काम में आता है। जी सर, प्राकृतिक खेती की जब बात करते हैं तो कई बार हमारे किसानों के मन में ये सवाल उठता है कि प्राकृतिक खेती हम करना तो शुरू कर देंगे, लेकिन क्या वाकई में जो उससे उत्पाद मिलेगा, उत्पादन जो होगा वो पूरी तरीके से रसायन मुक्त होगा? क्योंकि वर्षों से हम लोग रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कब हम कहें कि किसानों के जो खेत हैं वो प्राकृतिक खेती के लिए तैयार हो गए? जो जैविक खेती होती है उसमें तो 3 साल का बंधन रहता है कि जैसे कि अगर आज अपन उसको करना चाहें कोई जैविक खेती, आज अगर हम संकल्प लें कि हम जैविक खेती करेंगे, तो उसके बाद 3 साल का बंधन रहता है कि आप 3 साल तक कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी तरह का खेत में, तो उसके बाद फिर वो जैविक सर्टिफिकेशन मिलता है। हालांकि प्राकृतिक खेती हमने मिशन के रूप में पिछले साल से ही लागू किया है, तो इसकी जो टेस्टिंग वगैरह है अगले साल से हम करेंगे। उसमें हम मेन जीवाश्म पदार्थ देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो कि पृथ्वी में या धरती में 0.3% से भी कम हो गया है, तो मेन हमारा कंसर्न यही है।
तो हम अगले साल से पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि जीवाश्म पदार्थ कितना बढ़ा है या क्या पोजीशन है। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है या जीवांश जो है वो मिट्टी में कितना बढ़ा है। जी सर, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से यानी जो हम जैविक खेती कहते हैं उससे भिन्न कैसे है? क्योंकि कई बार यहाँ पर भी हमारे किसानों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम ऑर्गेनिक खेती तो कर ही रहे हैं, प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे अलग है? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि किसान भाइयों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर कि जैविक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती क्या है। बेसिकली तो दोनों एक ही चीज़ें हैं एक तरह से, कि वो क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसमें जैविक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर प्राकृतिक खेती में हमें जो भी प्रकृति ने जो भी चीज़ दी हुई है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है, या बंधन है उसमें। जैविक खेती में ऐसा नहीं होता है, और जैविक खेती में हम बाहर से लेकर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कोई वजह से वर्मी कंपोस्ट वगैरह है या गोबर की खाद है, हम ज़्यादा लेकर भी डाल सकते हैं, बाहर से खरीद के भी डाल सकते हैं। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। जी सर, लागत के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैविक खेती, रसायनों वाली खेती यानी जिसमें हम उर्वरक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरक, और प्राकृतिक खेती, इनमें कितना फ़र्क है? इसमें लागत में बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के उसमें, क्योंकि जैविक खेती में लागत लगती है, काफ़ी महंगा मिलता है वर्मी कंपोस्ट या जो भी जैविक पदार्थ हैं। और प्राकृतिक खेती चूँकि हमें जो हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना है, तो इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी इसको कहा जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जीरो बजट यानी हमें कुछ भी खर्चा, कुछ भी लागत नहीं है, या नेग्लिजिबल है लागत। तो काफ़ी अंतर है दोनों में। जी बिल्कुल, तो यानी इसमें इसीलिए हम कहते हैं ज़ीरो बजट, यानी आपको कुछ भी बाहर से खरीद कर नहीं लगाना, जो आपके खेत में है या नेचुरली जैसे आप एक फसल उगा सकते हैं बस उसे ही करना है। जी सर, इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम कृषि सखियों की भी बात सुन रहे हैं कि महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि गांव-गांव जाए, एक एक्सटेंशन वर्क की तरह से फैलाया जा रहा है कि वो लोगों को बताएं, किसानों को बताएं। तो एक अवेयरनेस को लेकर के, या फिर ये किसानों के बीच लोकप्रिय हो, रुझान हो, किसान इसे समझ सके, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले वर्ष से मार्च से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो स्टार्ट किया गया है उसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, कि जैसे कि किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति किसान 3 साल तक, यानी कुल 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। 1,000 रुपये उसमें टेस्टिंग के लिए दिए गए हैं। साथ ही 2 नोडल एजेंसी बनाई गई हैं, मैनेज हैदराबाद और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो रीजनल लेवल पर हैं देश में, वहाँ भी काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं। और एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें, जो कि नेशनल जो मिशन है इसका एक पोर्टल है, इसमें किसान रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी सक्सेस स्टोरी से लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के काफ़ी प्रावधान सरकार कर रही है, और अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी चलाई जा रही है। जी जी, जो किसान सर अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं और हमारा कार्यक्रम देखने के बाद उनके मन में विचार है कि वो भी प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहिए या फिर प्राकृतिक खेती उन्हें भी अपनानी है, तो वो शुरुआत किस प्रकार से करें? कहाँ से उन्हें शुरुआत करनी होगी? किस तरीके से वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? इसमें मैं तो यह सुझाव दूंगा कि अब वह अपने खेत से, अपने घर से ही इसको स्टार्ट करें, और कम से कम अपने और अपने परिवार के भोजन लायक प्राकृतिक खेती से वो कर लें, जिससे कि उसके बाद अगर उनकी कोई डिमांड आती है, मार्केट से कोई और भी कहता है कि हमें भी प्राकृतिक उत्पाद चाहिए, तो इससे उनका एक तरह से अपने आप ब्रांड बन जाएगा, और ये मतलब उसके लिए कर सकते हैं इस तरह से। जी, प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद पैदा होंगे उसके लिए बाज़ार की व्यवस्था सर किस तरह की है? क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक उत्पादों की, तो उनके लिए तो सर्टिफिकेशन है। प्राकृतिक खेती से पैदा हुए जो उत्पाद हैं उनके लिए कैसे मार्केट हमारे किसान ढूंढे, कहाँ से मार्केट लिंकेज होगा? इसी तरह के नेशनल जो मिशन मैंने अभी बताया नेचुरल फार्मिंग का है, उसमें कुछ एफपीओस को भी लिया गया है, जो कि 500 एफपीओस में लिए गए हैं। 100 एफपीओ गंगा बेसिन के किनारे के हैं जो 5 किलोमीटर के दायरे में हैं, और 400 एफपीओ और भी हैं। उसमें बायो कंजर्वेशन या बायो रिसोर्स सेंटर्स भी खोले जाएंगे 15,000। तो इसको लिंक करा जा सकता है एफपीओस को एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ करें और उसके उत्पाद भी वहाँ पर बेचे जा सकते हैं, जिसकी काफ़ी डिमांड है। जी जी, काफ़ी डिमांड है इसकी, क्योंकि आज हम सभी चाहते हैं कि हम शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करें, शुद्ध भोजन ही हम खाएं। सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम प्राकृतिक खेती में कहते हैं कि जो पशुधन है उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो हमारे पशुपालक भी खेती भी कर रहे हैं तो उन्हें इससे किस तरह का फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पर देसी गाय का इसमें क्या रोल है? अनुसंधानों में यह पाया गया है कि देसी गाय का ही जो जीवामृत बीजामृत बनाते हैं वही लाभदायक है। बाकी ऊँटों पे, भेड़ों पे, कई जानवरों पे इसका स्टडी किया, या विदेशी गायों पर भी किया, पर उसके अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। तो देसी गाय से ही ये बीजामृत जीवामृत जो बनाना है उससे बनाया जाता है। तो इस तरह से पशुपालकों को भी लाभ है, और देसी गाय या जो बैल हैं खेती में भी लाभ करेंगे। जी
सर, अभी हमारे देश में क्या स्थिति है प्राकृतिक खेती को लेकर और किसानों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ तो हमारे पहले ही ऐसी भौगोलिक स्थिति है कुछ क्षेत्रों की जहाँ पर नेचुरली आप कहें कि अभी भी फसलें उसी तरीके से ही उगती हैं, जहाँ रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, वहीं हिमाचल उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो अभी हमारे देश में प्राकृतिक खेती को लेकर क्या स्थिति है? सीधे सीधे एरिया के बारे में तो अभी कुछ अनुमान लगाया जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी इसमें एरिया बढ़ाने में प्रयास कर रही है और स्वेच्छा से भी कुछ किसान आगे आ रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन जो 2023 में जब वो प्राकृतिक मिशन ये स्टार्ट किया गया था, तो यह संकल्प लिया गया था कि 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती प्रारंभिक तौर पर हम शुरू करेंगे, जो कि देश के 15,000 क्लस्टरों में होगी और एक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा, जो कि एक पंचायत में होगा। गांव और किसान कितने भी हो सकते हैं। जी जी सर, इसे कहा जाता है कि ये प्रकृति के साथ मिलकर की जाने वाली खेती है, यानी आप कुछ भी इसमें बाहर से बाजार की कोई भी चीज़ या कोई भी उर्वरक नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से किसान जो प्रकृति के सबसे करीब रहता है, आपको लगता है कि इससे वो एक जो हम क्लाइमेट चेंज की भी समस्या की बात कर रहे हैं, पानी का हमारा जो वाटर लेवल है वो भी घट रहा है, मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, तो अगर वो प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकृति के प्रति या फिर पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जो क्लाइमेट चेंज का आपने बात किया, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आपने हाल ही में देखा कि G20 में या फिर UNO के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें भी चर्चा हुई। क्लाइमेट चेंज जो उर्वरकों वाली खेती है या पेस्टिसाइड्स है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड्स और मीथेन का काफ़ी एमिशन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काफ़ी अंतर आता है। तो दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करना बहुत ही ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। और सर, इसमें किस तरह की फसलें हमारे किसान ले सकते हैं? क्या बागवानी फसलें इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर जो दाहन, गेहूँ, इस तरह की फसलें हैं वो भी हमारे किसान उगा सकते हैं प्राकृतिक खेती में? इसमें बेसिकली ऐसा कोई बंधन नहीं है, किसान भाई कोई कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरह की फसल लगा सकते हैं, चाहे अनाज की फसलें हो, चाहे दलहनी फसलें हो, चाहे तिलहनी फसलें हो, चाहे उद्यानिकी फसलें हो, व्यावसायिक फसलें हो, चारे वाली फसलें हो। बेसिक सिद्धांत प्राकृतिक खेती के वही रहते हैं, सब में लाभदायक है। जी सर, इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं? क्योंकि प्राकृतिक खेती वैसे कहने के लिए तो ये है कि आप प्राकृतिक तरीके से करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हमने बहुत साल रसायनों वाली ही खेती की है, तो किसानों को इसके बारे में फिर से जानकारी देना या फिर इसके लिए तैयार करना, इसके घटकों को कैसे तैयार किया जाए, जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया, तो क्या इसके लिए हमारे किसान कहीं से ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो प्राकृतिक खेती हम चिर पुरातन काल से काफ़ी दिनों से करते ही आ रहे हैं, पर मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा कि आप उसी खेती पे लौट जाएंगे, जूम कल्टीवेशन करने लगे। आप अनुभव से जो सीखे हैं, वैज्ञानिकों ने जो इस पर शोध किए हैं, उस पर जाएँ, उसके हिसाब से करें। और साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि मैनेज हैदराबाद एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ये जो नेशनल सेंटर गाजियाबाद वाला है, यह मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं प्राकृतिक खेती में, और चैंपियन फार्मर की भी इसमें व्यवस्था है। तो उस माध्यम से उन लोगों से संपर्क करके वह प्राकृतिक खेती सीख सकते हैं आसानी से। जी सर, इस प्राकृतिक खेती में जैसे हम कहते हैं कि बीजों की भी बचत होती है, हालांकि उस तरीके से आपको जो हम कर रहे हैं काफ़ी सारी जिससे खेती, उससे इसमें बुआई भी उस हिसाब से अलग होती है, पानी की भी बचत होती है। तो किस तरीके से सर इस प्राकृतिक खेती को अपनाकर उस क्षेत्र का एक तरीके से वाटर लेवल भी बेहतर होता है, पानी की भी बचत होती है एक प्राकृतिक तौर पर? क्योंकि कहा जाता है कि जंगलों में कोई सिंचाई करने नहीं जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पर वनस्पति होती है। तो प्राकृतिक खेती का भी कमोबेश वही एक कॉन्सेप्ट है, तो कैसे इसमें सिंचाई की व्यवस्था होती है? सिंचाई की व्यवस्था जो उसका एक घटक है वापासा, वो सिंचाई से ही संबंधित है। इसमें जल के और वायु के कण मिलकर ऐसी व्यवस्था करते हैं प्राकृतिक रूप में कि उसमें कम पानी अपने आप ही स्वतः ही लगता है, और प्रकृति उसमें अपने आप ही पानी मतलब कम लगता है, जिससे प्राकृतिक खेती से पानी का भी लाभ होता है। जी बिल्कुल, पानी की भी बचत होती है। और सर, क्या आप यहाँ पर कुछ हमारे किसानों को यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, जो किसान अभी थोड़ा उनके मन में आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो जाएं लेकिन उस तरह का उत्पादन ना मिले, उस तरह की फसल उन्हें नहीं मिले? क्योंकि ये भी लोग कहते हैं, किसानों के सवाल आते हैं कि प्राकृतिक खेती अपना तो ले लेकिन उस तरह की बम्पर उपज उसमें नहीं होती है और उससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके बारे में सर मैं चाहूँगी थोड़ा तस्वीर साफ करें। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, किसान भाई अपने लिए लगाएं और उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आती जाती है, उनका ब्रांड बनता जाता है, तो फिर उसको आगे बढ़ाएं। जी सर, मंत्रालय की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं प्राकृतिक खेती और किसान अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो और इसका धीरे धीरे क्षेत्र जो है वो भी बढ़े?
जो मैंने बताया अभी हाल ही में कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो चलाया जा रहा है वह इसको प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जी सर, रसायन वाली जो खेती है उसकी जो एक समस्या, जहां हम हेल्थ की बात करते हैं यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चिंता की वजह है वो ये है कि मिट्टी प्रदूषित हो रही है। मिट्टी में रसायन आप डालते हैं तो वो जलाशयों तक पहुंचती है, वो हवा में घुलती है। तो ऐसे में कितना नुकसान ये रसायन वाली खेती का अभी तक हम झेल चुके हैं, और ये जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं ये कितनी मिट्टी को राहत पहुंचाने वाली पद्धति है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी भी इससे प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर उर्वरकों की जो फैक्ट्री है, अगर उर्वरक ज़्यादा बनेंगे तो उर्वरकों की फैक्ट्री का भी प्रदूषण उसमें आएगा, यह सब आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का जैसा मैंने बताया वह भी काफ़ी वातावरण में घुल मिल रहा है। इस तरह से काफ़ी नुकसान है, इसके एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, वायु भी प्रदूषित होती है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि कैसे इससे लाभ हो रहा है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जो प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद, जो फसलें होती हैं, जो प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी गुणवत्ता अन्य फसलों से बेहतर रहती है? यानी जो हम रासायनिक तरीके से करते हैं फसलें, क्या उससे बेहतर होती हैं या कमतर रहती हैं देखने में? क्योंकि कई बार ये भी हमारे किसानों को लगता है कि जब हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो फल हैं वो बहुत चमकदार होते हैं, जो फसलें हैं वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पूछा है। इसमें जो प्राकृतिक खेती से जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं इसमें पॉलीफिनोल्स ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इवन विटामिन एंड मिनरल्स अच्छे होते हैं। और यह मैं इस बात को नहीं मानता जो आप कह रहे हैं कि चमकदार होते हैं एक रासायनिक उससे, बल्कि जो प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पाद होते हैं इसमें जो उसका टेक्सचर और कलर होता है अच्छा होता वह काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही जो एरोमा होता है, जो टेस्ट और जो सुगंध होता है प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पादों में काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल, तो टेस्ट और अरोमा भी, क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो इससे पैदा हुए फसलों में बेहतर होते, चाहे वो बागवानी फसलें हों या फिर हम अनाज की फसलों की बात करें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है, और अगर हम चाहते हैं कि हम शुद्ध भोजन खाएं और जो भी भोजन हमारी थाली में है वो पोषक से भरपूर है, तो ऐसे में प्राकृतिक खेती ही इसका एक रास्ता है। सर, हमारे किसानों को कोई सलाह देना चाहेंगे जो किसान प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आना चाहते हैं? आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स जिन्हें वो ध्यान में रखें, या फिर किस तरीके से वो इसे अपना सकते हैं, जो आशंकाएं हैं वो भी साथ साथ दूर हो जाए? कोई सलाह हमारे किसानों मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें प्राकृतिक खेती करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अगर जरा भी कोई उनको कन्फ्यूज़न या भ्रम है तो नज़दीकी जो उनका जिला का कृषि कार्यालय है या फिर कृषि विज्ञान केंद्र है, राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, केंद्र का कृषि विश्वविद्यालय है, ICR के सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर अपनी समस्या का समाधान करें, या फिर भारत सरकार के इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM विभाग या फिर क्रॉप विभाग से संपर्क साधें। हम उनकी जो भी मदद होगी भरपूर मदद करेंगे। जी सर, समस्या, क्योंकि समस्या का आपने जिक्र किया यहाँ पर, तो एक समस्या और भी आती है किसानों के सामने प्राकृतिक खेती जब करते हैं कि कीट और बीमारियों का प्रबंधन इसमें कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के हमारे आज के समय में फसलों में कीट और बीमारियाँ आ रही हैं, वो रसायनों के इस्तेमाल की प्रतिरोधक क्षमता उनकी अपने आप में डेवलप हो गई है। तो नेचुरल तरीके से या फिर प्राकृतिक तरीके से उनका प्रबंधन कई बार एक चुनौती रहती है, ऐसा कहना है किसानों का। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? कीटों के बारे में, जहाँ तक कीटों का प्रश्न है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बचाव करना ही आप उसमें नीम की जो पेस्ट स्प्रे वगैरह अगर पहले से ही कर देंगे तो कीट आने की संभावना थोड़ा कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो फोरकास्ट वगैरह होती रहती है, मौसम की फोरकास्ट है, कीटों के लिए भी फोरकास्ट होती है, उस पर ध्यान रखें, मित्र कीटों को बचा कर रखें किसान भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कीट विज्ञान में यह रहती है, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ एक दो पौधों पे ही कीट दिखाई दे रहा है और हम उसका प्रबंधन शुरू कर दें, अनावश्यक रसायन डालने लगे। उस लेवल के आने के बाद ही कीट का कुछ उपचार करें। और साथ ही जो परभक्षी कीट हैं, परपक्षी पादप हैं, इनका भी व्यवस्था करें। इस तरह से उनसे नियंत्रण पाया जा सकता है। सर, यानी कुल मिलाकर आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को ये कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, घबराएं नहीं, और इस क्षेत्र में, इस दिशा में बहुत उन्हें लाभ होने वाला है और एक आत्मसंतुष्टि भी कहीं ना कहीं से मिलती है। जी बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे, मैसेज हमारे दर्शकों को? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप आगे आएँ, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, अपने परिवार का और देश का स्वास्थ्य अच्छा आगे आने वाली पीढ़ी को
एक सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और प्राकृतिक खेती पर इतनी विस्तृत जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी विशेषज्ञ से खास बातचीत। इसी के साथ ही आज के सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि प्राकृतिक खेती के बारे में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सरकार आपके साथ लेकर आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हिंदी में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। आप मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर सवाल लिखकर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, यानी डीडी किसान का हमारा टोल फ्री नंबर, कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। हमारे कॉल सेंटर नंबर पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए सोमवार से शनिवार उपलब्ध है और आप अपने सुझाव हमें कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ में एक बार फिर नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जितनी ये बिल्डिंग जमीन के ऊपर नजर आ